हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल। दोस्तों सभी का हार्दिक अभिनंदन अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल पर। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सेशन को शेयर जरूर कर देना। आपका जो ये ज्योग्राफी का पार्ट चल रहा था, ओशियन करंट, महासागरीय धाराएं, ठीक है मेरे परम मित्रों। तो ओशियन करंट, महासागरीय धाराएं में हम सागरीय तरंगों की बात कर रहे थे। पिछली 2 क्लास इसकी हो चुकी है, तीसरी क्लास आप लोगों के लिए है ये। तो अपन शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। अनअकैडमी पे मेरे परम मित्रों, आज आपके लिए शानदार लास्ट डे है, ऑफर है। पेपर 1, पेपर 2, कंप्लीट पेपर 1, कंप्लीट पेपर की 10 यूनिट का एक क्रैश कोर्स आपके सामने उपलब्ध करा रहे हैं। और ये क्रैश कोर्स जो है आपका 9 मई से स्टार्ट होगा और 10 जून को एंड हो जाएगा। कंप्लीट कंप्लीट 10 यूनिट। जिनको ये क्रैश कोर्स में मेरे साथ में जुड़ना है, 10 यूनिट का है, 10 की 10 यूनिट इसमें कंप्लीट कराई जाएंगे मेरे दोस्तों। और ये 9 मई से स्टार्ट हो रहा है, 10 जून को इसको बाइंड अप कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो 10 जून, एक मंथ में सारी 10 यूनिट आपकी कवर करवाने वाले हैं। तो अनअकैडमी पे इस फीस के लाभ का फायदा उठाना चाहते हैं तो ये रेफरल कोड यूज करके आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं मेरे दोस्तों। और यदि मुझे फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो भी कर लेना। किसी भी कैटेगरी में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप सजेस्ट करना राजेंद्र 10 मेरे दोस्तों। और ऑनलाइन जो पेड कोर्स है, इसके ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। ये जो आपको बेनिफिट्स हैं, ये जो क्लास स्टार्ट, नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 9 मई से। और 9 मई से जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट, इसकी कंप्लीट 10 यूनिट आपको पढ़ाई जाएंगी, कंप्लीट 10 की 10 यूनिट। और इसको हम 10 जून को बाइंड अप कर देंगे, 10 जून तक इस कोर्स को पूरा कंप्लीट कराएंगे 10 यूनिट के साथ में। तो ये रेफरल कोड आपको कैपिटल अक्षर में यूज करके प्लस कोर्स ज्वाइन कर लेना है। 1 महीने का कोर्स होगा आपका ये शानदार वाला। और आज ऑफर भी आपके सामने ये, अगर आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। पेपर 1 के साथ में पेपर 2 भी आपको पढ़ने का मिलेगा। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका सदैव स्वागत है। और ये टेलीग्राम की लिंक है, इसको मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आइकोनिक और प्लस 2 पेड कोर्स है। आइकोनिक में ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं, जैसे पर्सनल गाइडेंस है, टेस्ट का एनालिसिस है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल है। जबकि प्लस में लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, कोर्स शेड्यूल, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। आइकोनिक में बेनिफिट्स ज्यादा है, जैसे लाइव क्लास हो गई, टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, कंप्लीट स्ट्रक्चर शेड्यूल है, पर्सनल कोच है, स्टडी प्लानर है, वीकली रिव्यू है, बूस्टर सेशन है, डाउट सेशन है। जबकि प्लस में आपको लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, कंप्लीट स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है। कोर्स परचेज करने के लिए मैनेज योर गोल में एनटीए यूजीसी नेट डालना है, आइकोनिक पे क्लिक करना। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, मंथ सेलेक्ट कर लेना। आज तो आपको 30% का सीधा सीधा ऑफ है, 20% का ऑफ आपको कोड से मिल जाएगा और 10% का ऑफ आपको कॉइन से मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आपको प्लस परचेज करना है तो प्लस पे क्लिक करना, मंथ सेलेक्ट करना। 30% का सीधा सीधा क्या मिलेगा? ऑफ। 20% का ऑफ आपको कोड से मिल रहा है और 10% का ऑफ इसमें भी आपको कॉइन से मिल रहा है। बस ये कैपिटल अक्षर में रेफरल कोड लगाना है, राजेंद्र 10। स्पेशल क्लास जो होती है अनअकैडमी पर, जो प्लस क्लास होती है, जो स्पेशल क्लास होती है, तो स्पेशल क्लास के फीचर हैं, लाइव क्लास होती है, ये पोल का सिस्टम आता है, इसमें राइज हैंड भी कर सकते हैं, क्लास मिस नहीं होती है, नोट्स मिलते हैं, कहीं भी बैठकर आप पढ़ सकते हैं। ये स्पेशल क्लास की आपको मेरी लिंक मिल जाएगी, मेरी फोटो के साथ में, आप देखना तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये ऑफर है, इस ऑफर का लाभ उठाइए। 30 मई तक 20% का सीधा सीधा डिस्काउंट है। ये 30 अप्रैल तक है मेरे परम मित्रों, आज लास्ट डे है। 20% का सीधा सीधा डिस्काउंट मिल रहा है, आपको ये कोड अप्लाई करना है। और आप ये जो 9 मई को जो प्लस कोर्स लॉन्च हो रहा है, इस प्लस कोर्स के भागीदार आप बन सकते हैं। इसमें कंप्लीट पेपर फर्स्ट की 10 यूनिट आपकी कवर होंगी, 10 की 10 यूनिट इसमें पढ़ाई जाएंगी मेरे दोस्तों। तो मेरे साथ में जुड़ के पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अपन चर्चा कर रहे थे, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था सागरीय तरंग, सागरीय तरंग के प्रकार। और सागरीय तरंग के प्रकारों में मैं पिछली क्लास में 2 प्रकार आपको बता चुका था, एक टूटने के आधार पर और दूसरा भूआकृतिक बलों के आधार पर। टूटने के आधार पर
और दूसरा मैंने बताया था भू आकृतिक लक्षणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर। ये दो तरंगों के प्रकार मैं बता चुका था। तो अब अपन इसी में सागरीय तरंग में टूटने के आधार पर मैंने आपको पढ़ा दिया है, भू आकृतिक लक्षणों या महत्व के आधार पर मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब बात करेंगे सागरीय जल की गहराई के आधार पर। तीसरा है सागरीय जल की गहराई के आधार पर, गहराई के आधार पर तरंग। सागरीय जल की गहराई के आधार पर तरंग, इसकी अपन चर्चा करेंगे। सागरीय जल की गहराई के आधार पर तरंग। तो सबसे पहले जो होती है मेरे मित्रों, गहरे जल की तरंग। नंबर 1, गहरे जल की तरंग। गहरे जल की जो तरंग होती है इन्हें दोलन तरंग भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? दोलन तरंग भी कहते हैं, तरंग भी कहते हैं, याद रखना है। गहरे जल की तरंगों को क्या बोलते हैं? दोलन तरंग भी कहते हैं। तो पहली अपनी है गहरे जल की तरंग। और जो गहरे जल की तरंग है इसे हम क्या बोलते हैं? दोलन तरंग भी बोलते हैं मेरे मित्रों। और ये जो दोलन तरंग है इनकी उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है? लहरों से होती है, अधिक गहरे जल में होती है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है मेरे मित्रों? दूसरी अगर मैं बात करूं तो छिछले जल की तरंग। छिछले जल की तरंग, छिछले जल की तरंग। छिछले जल की तरंग की बात करूं तो इसमें गहराई क्या होती है? कम होती है। और छिछले जल की तरंग को इन्हें एक श्रृंगी तरंग भी बोलते हैं, एक श्रृंगी तरंग भी कहते हैं, भी कहते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दोलन तरंग की उत्पत्ति कहां होती है? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दोलन तरंग की उत्पत्ति कहां होती है? तो जवाब देना गहरे जल में। एक श्रृंगी तरंग की उत्पत्ति कहां होती है? छिछले जल में। याद रखना है, एक संघ की जो तरंग होती है इसकी उत्पत्ति छिछले जल में होती है मेरे मित्रों। समझ में है ना? क्योंकि ये दोलन तरंग से भिन्न होती है। क्लियर है मेरे लाडलो? और इसमें जो तरंग में जल गति, तरंग का जो संचरण की जो डायरेक्शन होती है ये दोलन तरंग से बिल्कुल हटकर होती है। तो याद रखना है, समझ में है ना? एक ही दिशा में गतिशील होती है ये, जबकि दोलन तरंग जो है ये अनेक दिशाओं में गतिशील होती है। एक श्रृंगी का तात्पर्य क्या होता है? एक श्रृंगी का तात्पर्य होता है एक ही दिशा में गतिशील, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में गतिशील, एक ही दिशा में गतिशील। और दोलन तरंग का तात्पर्य क्या होता है? तात्पर्य ये अनेक दिशाओं में गतिशील होती है, अनेक दिशाओं में गतिशील, अनेक दिशाओं में गतिशील, इसलिए इससे भिन्न होती है। याद रखना है, जो दोलन तरंग होती है मेरे मित्रों, ये जो क्या है इसमें इसकी जो डायरेक्शन होती है वो फिक्स नहीं होती है, जबकि जो आपके एक श्रृंगी तरंग होती है उसकी डायरेक्शन फिक्स होती है। ध्यान रखना है, जो आपकी गहरे जल की तरंग होती है इसकी डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं होती है, जबकि जो आपके एक श्रृंगी तरंग है इसकी डायरेक्शन क्या होती है मेरे लाडलो? वो फिक्स होती है, निश्चित होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दोलन तरंग की उत्पत्ति कहां होती है? गहरे जल में होती है।
और एक श्रृंगी अर्थात जिसकी डायरेक्शन एक की दिशा में हो, उसकी उत्पत्ति कहां होती है? छिछले जल में होती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तीसरी की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तीसरी तरंग की बात करूं अपन, तो इसको बोलते हैं संक्रमणीय तरंग। संक्रमणीय तरंग। और ये संक्रमणीय तरंग क्या होती है? ये गहरे, यानी कि मैं ये लिख दूं, ये दोलन तरंग, दोलन तरंग व एक श्रृंगी तरंग के मध्य उत्पन्न होती है, मध्य उत्पन्न होती है। याद रखना है, जो संक्रमणीय तरंग है ये दोलन तरंग व एक श्रृंगी यानी कि गहरे जल की तरंग और छिछले जल की तरंग के बीच में जो तरंग उत्पन्न होती है उसे संक्रमणीय तरंग कहते हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर है मेरे मित्रों? ये आपको याद रखना है भाई दोस्तों। तो सागरीय जल की गहराई के आधार पर जो तरंग है ये तीन प्रकार की होती है। गहरे जल की जो तरंग होती है उसे दोलन तरंग कहते हैं, इसकी डायरेक्शन निश्चित नहीं होती है। छिछले जल की जो तरंग है इन्हें एक श्रृंगी तरंग भी कहते हैं, इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है, एक ही दिशा में गतिशील होती है। और इस छिछले जल की तरंग को स्थानांतरणीय तरंग भी कहते हैं, स्थानांतरणीय, स्थानांतरणीय तरंग भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। जबकि जो संक्रमणीय तरंग है ये दोलन तरंग यानी कि गहरे जल की तरंग और एक श्रृंगी तरंग यानी कि छिछले जल की तरंग के बीच में उत्पन्न होती है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है मेरे मित्रों? क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करेंगे अब बल के आधार पर उत्पन्न होने वाली तरंग। चौथा है बल के आधार पर उत्पन्न होने वाली तरंग, उत्पन्न होने वाली तरंग, बल के आधार पर उत्पन्न होने वाली तरंग। अब बल के आधार पर कौन कौन सी हो सकती है? एक तो सूर्य व चंद्रमा, चंद्रमा की गुरुत्व बल से उत्पन्न होती है, गुरुत्व बल से। एक आपकी चक्रवातों की, चक्रवातों की बल से उत्पन्न होती है। एक आपकी विवर्तनिक क्रियाओं के बल से उत्पन्न होती है, विवर्तनिक क्रियाओं की बल से उत्पन्न होती है। एक अंत सागरीय भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी के बल से उत्पन्न होती है, के बल से उत्पन्न होती है। तो याद रखना है, बल के आधार पर जो तरंगे उत्पन्न होती हैं तो एक आपके सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्व बल से जो ज्वारीय तरंग उत्पन्न होती है, एक आपके मेरे मित्रों चक्रवातों के द्वारा उत्पन्न होती है, एक विवर्तनिक क्रियाओं के बल से उत्पन्न होती है, एक अंत सागरीय भूकंप या ज्वालामुखी या सुनामी के बल से उत्पन्न होती है। तो बल के आधार पर तरंग याद रखना, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्व बल से भी महासागरों में तरंगे उत्पन्न होती है। चक्रवात जब चलते हैं तो उनके बल से भी महासागरों में तरंगे उत्पन्न होती है। बलन और भ्रंशन की क्रिया महासागर की तली पर होती है तो उनके बल से भी तरंगे उत्पन्न होती है। और अंत सागरीय यानी कि महासागर की तली में आने वाले भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी से भी तरंग उत्पन्न होती है। तो बल के आधार पर जो तरंग उत्पन्न होती है ये आपको याद रखना, और ये सब धाराओं के कारण बनेंगे।
ये सब धाराओं के कारण बनेंगे, ये आपको याद रखना। क्लियर। अब दूसरा है बहु कारकों, यानी कि पांचवा, बहु कारकों के द्वारा उत्पन्न तरंग। बहु कारकों के द्वारा उत्पन्न तरंग, बहु कारकों के द्वारा उत्पन्न तरंग, बहु कारकों के द्वारा उत्पन्न तरंगों की अपन बात करें तो इसमें कौन कौन सी आती है? इसमें आती है स्वेल तरंग। स्वेल तरंग याद रखना है, स्वेल तरंग ये वायु जनित तरंग है, वायु जनित तरंग है, ये वायु जनित तरंग है। स्वेल तरंग क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास करना, समझ में ना, ध्यान से समझने का प्रयास करना। सागर की सागरीय भाग में उत्पन्न तरंग जब तट की ओर आती है, तट की ओर आती है तो तट के पास जल की गहराई क्या होती है? कम। जल की गहराई कम हो जाएगी और तट के पास तरंग की ऊंचाई ज्यादा, तरंग की ऊंचाई क्या हो जाएगी? ज्यादा। ऊंचाई क्या हो जाती है? ज्यादा। और तरंग की लंबाई हो जाती है कम, तरंग की लंबाई क्या हो जाती है? कम। अब इससे क्या होगा? परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम ये निकलेगा कि तट के पास तरंग टूट जाएगी, तरंग टूट जाती है। और जब तरंग टूट जाती है तो इसे ही क्या कहते हैं? स्वेल तरंग कहते हैं, स्वेल तरंग कहते हैं। इसे ही क्या कहेंगे? इसे ही स्वेल तरंग कहेंगे। याद रखना है, इसे किस नाम से जानते हैं मेरे मित्रों? इसे ही स्वेल तरंग के नाम से जानते हैं। जो वायु जनित तरंग होती है ये आपको याद रखना है। क्लियर है मेरे लाडलो? इसे हम किस नाम से जानते हैं? स्वेल के नाम से जानते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? यस या नो? तो स्वेल जो तरंग है ये वायु जनित तरंग होती है, और स्वेल जो तरंग है इसमें जो मामला होता है वो क्या होता है कि सागरीय भाग में उत्पन्न तरंग जब तट की ओर आती है तो तट के पास जल की गहराई कम, तरंग की ऊंचाई ज्यादा, तरंग की लंबाई कम हो जाती है। परिणाम क्या निकलेगा? तट के पास तरंग टूट जाएगी, और इसे ही हम किस नाम से जानते हैं? स्वेल के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर है मेरे दोस्तों? क्लियर है क्या? तो इस टूटी हुई तरंग को किस नाम से जानते हैं अपन? स्वेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अब इसकी बात करें अपन, देखो जैसे ये सागरीय तट है और ये सागर है, ये सागर है, ये पानी भरा हुआ है, देखना। समझने का प्रयास करना इसको। ये पानी है, ये पानी भर दिया। अब यहां से कोई भी तरंग उत्पन्न होती है, सपोज करो यहां से ये कोई भी तरंग उत्पन्न हो रही है,
और ये इस प्रकार से जा रही है, इस प्रकार से। अब देखो यहां पे देखना, यहां पे गहराई ज्यादा है, यहां पे जल की गहराई क्या है, ज्यादा। तट के पास में गहराई क्या हो जाती है, कम। तट के पास में गहराई क्या हो जाती है, कम। मैं आपको इसको ऐसे भी समझा दूं, ऐसे भी समझा सकता हूं, अगर आपको इससे नहीं बैठे तो रुको। ये जल है, अब देखो यहां पे तरंग क्या है, यहां पे तरंग इस प्रकार से चल रही है, लेकिन जैसे ये तट के पास आती है, जैसे ये तट के पास आती है मेरे मित्रों, तो ये इस प्रकार से घर्षण करती हुई आगे की ओर बढ़ेगी। तो यहां पे क्या होती है, इसकी देखो ये जो गहराई, यहां पे तरंग जो है इसकी गहराई देखो, यह पानी है तो पानी के पास में इसकी जो गहराई होती है यहां पे ज्यादा होती है, लेकिन तट के पास में गहराई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तट के पास में गहराई क्या हो जाती है, कम। तो जब तरंग तट के पास में आएगी तो गहराई क्या हो जाएगी, कम। और जब गहराई कम हो जाएगी तो इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, इसकी ऊंचाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहां पे जो ये तरंग है इसकी ऊंचाई कम होती है, ये इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से, लेकिन यहां पे तट के पास में आकर ये इस प्रकार से चलना प्रारंभ करती है, तो ऊंचाई तो क्या हो जाएगी, कम। और इसकी जो लंबाई है, ऊंचाई तो ज्यादा और लंबाई क्या हो जाएगी, कम। यहां पे देखो लंबाई कम है, ये इस प्रकार से चल रही है, ये इस प्रकार से चल रही है, लेकिन जैसे ही तट के पास आएगी तो तट क्या होते हैं, गैर सागरीय भाग से ऊंचे होते हैं, तो तरंग क्या करती है, ये ऊपर की ओर उड़ती है और इसकी जो ऊंचाई होती है ये बढ़ जाती है, लेकिन बीच की देखो यहाँ पे लंबाई देखो आप, ये ऊंचा पार्ट है, ये ऊंचाई पार्ट है, तो यहाँ पे लंबाई क्या है, लंबाई ज्यादा है, जबकि तट के पास में लंबाई क्या होती है, कम होती है। तो ध्यान रखना है मेरे मित्रों, जो स्वेल तरंग है ये वायुजनित तरंग है। सागरीय भाग में उत्पन्न तरंग जब तट की ओर आती है तो तट के पास जल की गहराई क्या रहती है, कम। तो गहराई कम रहेगी तो तरंग की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ज्यादा। अगर सागर से ये तरंग इस प्रकार से चल रही है, सागर से ये तरंग इस प्रकार से चल रही है, तट सागरीय भाग में की ओर, लेकिन तट के पास में इस प्रकार से चलती है, याद रखना है। तो देखो सागरीय भाग में उत्पन्न तरंग जब तट की ओर आती है तो तट के पास जल की गहराई कम, यहां पे जल की गहराई कम, तरंग की ऊंचाई ज्यादा, तरंग की ऊंचाई ज्यादा और तरंग की लंबाई कम। तरंग की लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तरंग की लंबाई कम हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, स्वेल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्वेल कहते हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर, समझ में आ गया होगा, क्लियर है मेरे मित्रों, ठीक है। अब देखो जो स्वेल होती है, स्वेल, नेक्स्ट दूसरी बात करें अपन मेरे मित्रों, रोग तरंग। रोग तरंग या इसे बोलेंगे सुपर तरंग, सुपर तरंग, या इसे ही बोलेंगे दैत्याकार तरंग, दैत्याकार तरंग। इसे रोग तरंग कहेंगे, नेक्स्ट सुपर तरंग कहेंगे, इसे दैत्याकार तरंग कहेंगे। अब ये क्या होती है, सुपर तरंग क्या होती है मेरे मित्रों, रोग तरंग क्या होती है, दैत्याकार तरंग क्या होती है। तो इसमें क्या होती है, तेज गति से उत्पन्न प्रचंड तरंग, प्रचंड तरंग तट की ओर उत्पन्न होती है, तट की ओर, तट की ओर क्या होती है, उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। याद रखना है, तट की ओर क्या होती है, उत्पन्न होती है। तेज गति से उत्पन्न प्रचंड तरंग तट की ओर उत्पन्न होती है मेरे लाडलों, और ये विशालकाय होती है मेरे मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कैसी होती है, ये अनियमित तरंग है, अनियमित तरंग, अनियमित तरंग है। ये जो रोग तरंग है ये कैसी है, अनियमित तरंग है, नियमित तरंग नहीं है मेरे मित्रों, ये आपको याद रखना है, समझ में आया ना। और इनको रोग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अत्यंत प्रचंड और विध्वंसकारी होती है। इनका नाम रोग क्यों रखते हैं, रोग
क्यों? क्योंकि ये अत्यंत प्रचंड व विनाशकारी होती है, विनाशकारी होती है, विनाशकारी होती है। ये अत्यंत प्रचंड और विनाशकारी होती हैं, इसलिए इनको दैत्याकार, सुपर या रोग तरंग कहा जाता है मेरे मित्रों। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे लाडलो? ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे अपन तीसरी तरंग की। इसमें तो रोग तरंग या सुपर तरंग या दैत्याकार तरंग। तो तेज गति से उत्पन्न प्रचंड तरंग तट की ओर आती है, ये अनियमित होती है और इनका रोग या सुपर या दैत्याकार नाम क्यों रखा है? क्योंकि ये अत्यंत प्रचंड व विनाशकारी होती है। अब एक है आपके तीसरी, शार्प। शार्प याद रखना है। तीसरी तरंग कौन सी आपकी? शार्प तरंग। और शार्प तरंग जो है ये स्वेल का ही रूप है मेरे मित्रों। शार्प तरंग जो है ये स्वेल का ही रूप है। शार्प कह दो, इसे ब्रेकर कह दो, इसे श्वास कह दो। श्वास तरंग उसी का रूप है, याद रखना है। इसमें भी क्या होता है? सेम वही बात होती है कि तट की ओर, तट की ओर तरंग की ऊंचाई क्या होती है? इसमें ज्यादा, और तरंग की लंबाई क्या होती है? कम, और जल की गहराई भी क्या होती है? कम होती है। यानी कि जल की गहराई भी कम, लंबाई कम और ऊंचाई क्या होती है? ज्यादा। और इसमें क्या होती है? तरंग टूट जाती है, टूट जाती है, तरंग टूट जाती है। समझ में आया ना? और एक तरंग जब टूटती है तो इसे क्या कहते हैं? इसे सर्प कहते हैं, और इसे श्वास कहते हैं, और इसे ही ब्रेकर कहते हैं। ब्रेकर कहते हैं, ब्रेकर कहते हैं। याद रखना है, इसे श्वास कहते हैं, इसे ब्रेकर कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं, आपसे पूछा जाता है। क्लियर है? इसमें लंबाई क्या होने लगती है? कम होती है, ऊंचाई ज्यादा होती है मेरे मित्रों। और ये जो टूटी हुई तरफ है इसे सरफ या श्वास के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अंतर क्या है आपके मन में आ रहा होगा? सर सर्प और फिर स्वेल में अंतर क्या है? फिर आपके मन में आ रहा होगा कि सर स्वेल और सर्फ में अंतर क्या है? सर्फ में अंतर क्या है? अंतर क्या है? आपके मन में यह आ रहा होगा कि सर सर्फ और स्वेल में क्या अंतर है? आपने एक जैसा लिख दिया तो एक जैसा बिल्कुल सही लिख दिया, लेकिन आपके मन में यह आ रहा होगा कि सर दोनों में फिर अंतर क्या है? फिर स्वेल किसे कहेंगे और सर्फ किसे कहेंगे? यह आपके मन में आ रहा होगा मेरे परम मित्रों। तो एक बार कोशिश करें, देखा आप बता सकते हैं क्या? इसको बता सकते हैं क्या? स्वेल क्या होता है? बहुत सिंपल है, सिंपल, बस एक अंतर है इसमें और कोई खास अंतर नहीं है। बता सकते हो? कमेंट करके बताओ क्या अंतर हो सकता है। सिंपल अंतर है इसमें दिशा, स्वेल में दिशा अनिश्चित, अनिश्चित दिशा की ओर प्रवाह। सर्प में दिशा निश्चित होता है, दिशा निश्चित। याद रखना है, बस ये अंतर है। स्वेल में दिशा जो होती है वो अनिश्चित होती है, जबकि सर्प में जो दिशा होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। अब दूसरी चीज देखना इसमें, अब दूसरी चीज देखना मेरे लाडलो। इसमें क्या होता है? जैसे ये सागरीय भाग से कोई तरंग आ रही है और तट के पास में ये इस प्रकार से चलने लगती है, ठीक है, और तट से टकराकर ये टूट गई, यहां से ये टूट गई और ये पानी भर गया है। यहाँ पे ये पानी भर गया, पानी भर गया। अब ये तरंग यदि वापस सागर की ओर जाती है
वापस सागर की ओर जाती है टूटी हुई तरंग, तो इसे ही बोलते हैं बैकवाश। बैकवाश, इसे क्या बोलते हैं? बैकवाश। याद रखना है, जब टूटी हुई तरंग पुनः लौटकर सागर की ओर आती है तो उसे बैकवाश के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी में इसको अंतः प्रवाह भी बोल देते हैं। अंतः प्रवाह, हिंदी में क्या बोल देते हैं? अंतः प्रवाह। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बैकवाश। तो जब याद रखना है, शर्फ या ब्रेकर का या श्वास का तट से टकराकर पुनः सागर की ओर जल लौटता है, पुनः सागर की ओर जल लौटता है। जैसे ये पानी जा रहा है, ठीक है, ये पानी जा रहा है, ये कोई तट है और इससे टकराकर पुनः पानी सागर की ओर लौट जाता है, पुनः पानी सागर की ओर लौट जाता है। तो ऐसे जल को किस नाम से जानते हैं? बैकवाश के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना है, बैकवाश के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये तरंगों के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो सारी मैंने आपको उपलब्ध कराई है मेरे मित्रों। अब अपन बात करेंगे मेरे लाडलो, कुछ महासागरीय ट्रम है, इनकी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे महासागरीय सागरीय धारा से संबंधित कुछ शब्द है। महासागरीय धारा से संबंधित कुछ शब्द है। सबसे पहले है प्रवाह। प्रवाह, प्रवाह में क्या होता है? दिशा निश्चित नहीं होती, दिशा निश्चित नहीं होती है, दिशा निश्चित नहीं होती है। ध्यान रखना है, एक चीज याद रखना, जो प्रवाह है उसमें दिशा निश्चित नहीं होती है। जो जल का बहाव है, समझ में है ना, उसमें दिशा निश्चित नहीं होती है। जल की दिशा निश्चित नहीं, किसकी? प्रवाह में। याद रखना है, प्रवाह में जल की दिशा या जल के बहने की दिशा, जल के बहने की दिशा, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रवाह में जल के बहने की जो दिशा होती है मेरे मित्रों, वो क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। याद रखना है। क्लियर? और इसमें प्रवाह में जल की गति क्या होती है? जल की गति, जल की गति मंद होती है। जल की गति कैसी होती है? मंद होती है मेरे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्लियर? और एग्जाम्पल के लिए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। तो प्रवाह आपको समझ में आ गया होगा। जल के बहने की दिशा निश्चित नहीं होती है, जल की गति मंद होती है। एग्जाम्पल के लिए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। और ये किससे प्रेरित होता है? जो प्रवाह है ये किससे प्रेरित है? पवन से। प्रेरित किससे है? पवन से। ये जल किससे बहता है? पवन से। किससे प्रेरित है? पवन से। तो देखो, तभी तो बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक पवन प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक पवन प्रवाह। इसमें एक शब्द जुड़ता है पवन, इसमें एक शब्द जुड़ता है पवन मेरे परम मित्रों। तभी तो अपन बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक पवन प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक पवन प्रवाह। समझ में आया? क्योंकि ये जो प्रवाह है, ये सागर का जो जल है, इसमें पवन के साथ में या हवा के साथ में आगे की ओर बढ़ता है। और इसमें जो दिशा होती है ये निश्चित नहीं होती है, क्योंकि हवा के चलने की दिशा निश्चित नहीं होती है, इसलिए इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है। ठीक है? और इसमें जल की गति क्या होती है? मंद। केवल ऊपरी सागर के सतह का ऊपरी जो पानी है वो ही चलता हुआ नजर आता है मेरे दोस्तों। और इसका एग्जाम्पल है उत्तरी अटलांटिक पवन प्रवाह और दक्षिणी अटलांटिक पवन प्रवाह। अब बात करेंगे अपन धारा की। अब धारा की बात करेंगे। धारा, धारा क्या होती है? जल के
बहाव की दिशा इसमें क्या होती है, निश्चित होती है। जल के बहाव की दिशा क्या होती है, निश्चित होती है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जल के बहाव की जो दिशा है धारा में वो क्या होती है, निश्चित होती है मेरे मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इसमें जो गति है वो प्रवाह से अधिक होती है। गति प्रवाह से अधिक होती है। प्रवाह से क्या होती है, अधिक। गति क्या होती है, प्रवाह से अधिक होती है, ध्यान रखना है। इसमें गति प्रवाह से अधिक होती है। ठीक है। धारा जैसे लैब्राडोर की धारा, एग्जाम्पल के लिए इसमें सभी आ जाएंगी। लैब्राडोर, ब्राजील, ईटीसी, जिनके नाम के पीछे क्या शब्द लगता है, धारा। क्लियर। तो एक होता है प्रवाह, एक होता है धारा, एक होती है स्ट्रीम, एक होती है स्ट्रीम। इसको बोलते हैं विशाल धारा। विशाल धारा। एक होती है स्ट्रीम जिसको हम क्या बोलते हैं, विशाल धारा। क्लियर है ना। अब इसमें क्या होता है मेरे मित्रों, जल के बहाव की दिशा, जल के बहाव की दिशा, जल के बहाव की दिशा इसमें भी क्या होती है, निश्चित होती है। निश्चित होती है। ठीक है। और इसमें जल के बहाव की गति, गति बड़ी नदियों के समान होती है। बड़ी नदियों की समान होती है। बड़ी नदियों के समान होती है। और इसमें गति क्या होती है, गति धारा से अधिक होती है। धारा से अधिक होती है। गति धारा से क्या होती है, अधिक होती है। गति धारा से क्या होती है, अधिक होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है स्ट्रीम। एग्जाम्पल के लिए जैसे गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, एग्जाम्पल के लिए गल्फ स्ट्रीम आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर। अब यहां से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो यहां से क्वेश्चन पूछता है, जैसे ध्यान रखना, जो प्रवाह है इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट प्रवाह को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। और जो आपकी धारा है इसे अंग्रेजी में बोलते हैं करंट। करंट। और जो विशाल धारा है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रीम। अब तुम्हारे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा क्रम सागरीय जल में मंद से तेज गति को दर्शाता है। ऑप्शन देखो, ए ड्रिफ्ट, करंट, और स्ट्रीम। बी स्ट्रीम, ड्रिफ्ट, करंट। सी करंट, स्ट्रीम और ड्रिफ्ट। और डी, डी है आपका
स्ट्रीम, करंट और ड्रिफ्ट, कौन सा आंसर सही होगा? ये परीक्षा में प्रश्न पूछता है गति के आधार पर। तो सबसे मंद गति किसकी होती है? ड्रिफ्ट की, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रवाह। प्रवाह से ज्यादा गति किसकी होती है? धारा की। और धारा से ज्यादा गति किसकी होती है? विशाल धारा की। विशाल धारा की, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में है ना? ये आपको याद रखना है, ये पूरा का पूरा क्रम है। क्लियर है? यस या नो? अब बात करेंगे हम महासागरीय धारा। महासागरीय धारा जो है ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की, एक होती है गर्म और एक होती है ठंडी। याद रखना, गर्म धारा विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से मोस्टली, मोस्टली का मतलब अधिकांश, मोस्टली ध्रुवों की ओर जाती है। ध्रुवों की ओर जाती है, ओर जाती है। जबकि ठंडी धारा ध्रुवों से, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती है। विषुवत रेखा की ओर आती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है गर्म, एक होती है ठंडी। जो गर्म धारा है ये विषुवत रेखा से मोस्टली ध्रुवों की ओर जाती हैं, जबकि ठंडी धाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती हैं। अब मेरे चांदों, थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करना। जैसे ये संपूर्ण पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। अगर आपको धाराएं अच्छे से समझनी है तो थोड़ा सा समझ लेना, गलत नहीं होगा। और ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल है और ये 90 डिग्री साउथ पोल है। ठीक है? अगर कोई धारा, अगर कोई धारा विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से पोल्स की ओर जा रही है, विषुवत रेखा से पोल्स की ओर जा रही है, ध्रुवों की ओर जा रही है, तो ये धारा कैसी होगी? ये धारा होगी गर्म। कैसी धारा होगी? गर्म। और दूसरा, यदि कोई धारा, यदि कोई धारा पोल्स से विषुवत रेखा की ओर आ रही है, कोई भी धारा विषुवत रेखा की ओर आ रही है, तो ये धारा कैसी होगी? ठंडी धारा। ठंडी धारा। कैसी धारा? ठंडी धारा। अब संसार के मानचित्र में अगर आपको मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और यदि आपको इस प्रकार से एरो लगे हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे एरो लगे हुए नजर आ रहे हैं, तो याद कर लेना ये गर्म धारा को दर्शाएंगे। और यदि संसार के मानचित्र में आपको इस प्रकार से एरो नजर आ रहे हैं नीचे की ओर, तो ये ठंडी धारा को दर्शाएंगे। ये किसको दर्शाएंगे? ठंडी धारा को दर्शाएंगे। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी कि विषुवत रेखा से कोई भी धारा अगर पोल्स की ओर जाएगी तो वो गर्म जाएगी, और पोल से अगर कोई धारा विषुवत रेखा की ओर आती है तो वो कैसी होगी? ठंडी होगी। क्लियर? अब बात करेंगे अपन मेरे लाडलों महासागरीय, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण। धाराओं की उत्पत्ति के कारण। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण।
महासागर की धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें पृथ्वी की। नंबर 1, पृथ्वी की परिभ्रमण से संबंधित कारक। पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित कारक। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें कौन कौन से हैं, याद रखना है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। कोरियालिस बल, कोरियालिस बल। दूसरा इसमें है एकमैन स्पाइरल नियम। एकमैन स्पाइरल नियम याद रखना है। पहला कोरियालिस बल है, दूसरा एकमैन स्पाइरल नियम है। ठीक है, कोरियालिस बल आप सब जानते हो। एकमैन स्पाइरल जो नियम होता है ये क्या है, इसमें क्या होता है, विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से धारा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, गोलार्ध में 45 डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री के कोण से, कोण से, अब मेरे मित्रों कोण से दाईं ओर, दाईं ओर मुड़ती है। और यही दक्षिणी गोलार्ध में, विषुवत रेखा से अगर कोई धारा चलती है दक्षिणी गोलार्ध की ओर, तो दक्षिणी गोलार्ध में यही 45 डिग्री के कोण से, 45 डिग्री के कोण से इधर मुड़ेगी बाईं, बाईं ओर। अब इसको समझने का प्रयास करना, याद रखना, जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में ये उत्तर विषुवत रेखीय धारा चल रही है, ये उत्तर विषुवत रेखीय धारा चल रही है। ठीक है, एकमैन स्पाइरल नियम के अनुसार ये 45 डिग्री के कोण पर अपनी मूल दिशा से, अब जैसे ये इधर जा रही है, ये डायरेक्शन है इसकी, ये तो ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा दायां हाथ है, तो मूल दिशा से 45 डिग्री के कोण पर, कितने डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर ये किधर घूम रही है, ये मेरे मित्रों किधर घूम गई है, दाईं ओर। यानी कि ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा दायां हाथ है, तो दाईं ओर घूमती है ऐसे 45 डिग्री के कोण पर दाईं ओर। ठीक है, और यदि कोई धारा विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर चल रही है, दक्षिण की ओर चल रही है, तो अब देखो 45 डिग्री के कोण पर अपनी मूल दिशा से किधर घूम जाती है, बाईं ओर। तो देखो ये 45 डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर किधर घूम गई है, बाईं ओर। ये बाईं ओर और ये कौन सी, दाईं ओर। और यही एकमैन स्पाइरल नियम है। यही कौन सा नियम है, एकमैन स्पाइरल नियम है। याद रखना है, एकमैन स्पाइरल नियम के अनुसार विषुवत रेखा से कोई भी धारा उत्तरी गोलार्ध में जाती है तो 45 डिग्री के कोण से वो दाईं ओर घूम जाती है। ठीक है, और यदि दक्षिणी गोलार्ध में जाती है तो 45 डिग्री के कोण से बाईं ओर घूम जाती है। और मैंने आपको ये समझाया, यदि विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में कोई धारा है, ठीक है, और वो आपके धाराएं जो है ये सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। ठीक है, क्यों चलती है, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी घूर्णन गति किधर है, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो धाराएं कैसे चलेंगी, पूर्व से पश्चिम की ओर विपरीत चलती हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। क्यों, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति का जल साथ नहीं देता है, विपरीत दिशा में घूमता है। ठीक है, तो मेरे परम मित्रों, ये अगर उत्तर विषुवत रेखा की ओर धारा जा रही है तो 45 डिग्री के कोण पर ये ऐसे है, 45 डिग्री के कोण पर जैसे धारा ऐसे जा रही है, 45 डिग्री के कोण पर ये ऐसे घूम जाएगी, 45 डिग्री के कोण पर ऐसे घूम जाएगी। तो किधर घुमा दी मैंने इसको, दाईं ओर। और अगर धारा ऐसे है
तो ये 45 डिग्री के कोण पर मेरे मित्रों ऐसे नीचे की ओर घूम जाएगी। तो देखो उत्तर की ओर जाएगी, अगर उत्तर की ओर जा रही है तो 45 डिग्री के कोण पर ऐसे घूमेगी, 45 डिग्री के कोण पर ऐसे घूमेगी। और यदि दक्षिण की ओर आ रही है तो 45 डिग्री के कोण पर धारा ऐसे घूमती। यही एकमैन स्पाइरल नियम है, याद कर लेना इसको, ठीक है। तो ये पृथ्वी की परिभ्रमण से संबंधित ये दो कारक हैं, एक कोरियालिस बल है और एक एकमैन स्पाइरल नियम है। कोरियालिस बल का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जल कैसे घूमेगा, जल जल इसके विपरीत घूमता है। जल कैसे घूमेगा, विपरीत, और कैसे जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। तो मैंने महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति से संबंधित एक कारण मैंने बताया है, ठीक है ना। और इससे आगे की जो बात है वो अपन नेक्स्ट क्लास में ही इसको करेंगे पूरी मेरे मित्रों। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। और आज आपका शानदार ऑफर है 30 अप्रैल, ये शानदार ऑफर है मेरे परम मित्रों। 30 अप्रैल को आपको सीधा सीधा प्लस कोर्स ज्वाइन करने के लिए 30% का डिस्काउंट 20% कोड से और 10% आपको कॉइन से मिल रहा है। कैपिटल अक्षर में आपको रेफरल कोड यूज करना है, राजेंद्र 10, ये कोड यूज करना है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे मेरे परम मित्रों।